आज हमारा टॉपिक है बांझपन, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में हम जो बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। आज जो हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, यह टॉपिक आपको समाज से रूबरू कराएगा। समाज जिसको एक गलत धारणा के रूप में लेकर चलती है और विकास की ओर नहीं देखना चाहती, साइंस की ओर नहीं देखना चाहती। इसी टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इसको हमारे साइंस टेक ने काफी हद तक काफी कारगर किया है, जीने के लायक बनाया है और चीजों को आसान करती गई है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी ने इस टॉपिक को अपने सेक्शन में जगह दिया है। यूपीएससी में जब हम बातें करते हैं तो यूपीएससी का जो पेपर 3 है, जीएस पेपर जो 3 है, उसमें ये सेक्शन आपका दिया गया है, जिसमें आपको साइंस टेक का पूरा पोर्शन पढ़ना है, जहां बीपीएससी आपको पूछती है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी साइंस टेक को जगह दिया गया है, बीपीएससी का पेपर 2 में। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी ने इसे जगह दिया है पेपर 4 में। सब जीएस पेपर में बातें, साइंस टेक सभी जगह पढ़ना। और ये जो चैप्टर है, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग सेक्शन में इसको पढ़ना आपको। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सेक्शन में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसका ये एक टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे। टॉपिक है आपका इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं बांझपन के अंदर, तो बांझपन में आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसका विस्तृत ब्यौरा आप देख लीजिए क्या है। सबसे पहले बांझपन क्या है, इस पे हम बातें करेंगे। और हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इस बांझपन को किस प्रकार से देखता है, इसको देखेंगे। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो हम बांझपन के कारण को समझेंगे कि बांझपन का कारण क्या है, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और जब कारण हमें समझ में आ जाएगा, तब हम समझेंगे कि उसका निदान क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन है हमारे साइंस टेक के पास। जो साइंस टेक ने क्या क्या सॉल्यूशन करके रखा है यहाँ पे, उस पे बातें करेंगे। तो साइंस टेक ने एक सिस्टम लाया है जिसे हम आर्ट बोलते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। इसके अंदर 2-3 चीजें आती है जिसपे हम बात करेंगे। जैसे इसके अंदर में आपका है, हमें IVF के बारे में बात करना है, एक टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेम हमें बात करना है सरोगेसी के ऊपर, और हमें बात करना है 3 पेरेंट्स बेबी के ऊपर। ये 3 टेक्निक को समझेंगे। और इससे पहले हम समझेंगे कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर लिखते हैं इस कंडीशन में। तो 4 प्रक्रिया से इस पूरे चीज को समझेंगे बहुत अच्छे से। और यही जो प्रक्रिया है आपके मेंस का या कहे पीटी में एक टॉपिक। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि समाज की प्रतिक्रिया इस पे क्या है। तो हम यहां से शुरू करेंगे। तो देखते हैं हमारे पहले स्लाइड में यहाँ पे कुछ आएगा। तो हम कुछ स्पेशल टॉपिक भी हम जिक्र करते जाएंगे आगे में। जिफ्ट है, IUT है, गिफ्ट है, कई टॉपिक है जो हमें मिलते जाएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ हम इसे इस व्यू से नहीं पढ़ेंगे, इसे हम समाज को समझने के व्यू से पढ़ेंगे, जहां हमें इंटरव्यू में भी कुछ चीजें आपको काम आ जाएगी। तो हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बांझपन क्या है, हम समाज इसको कैसे देखता है। तो इसको जब हम बात करेंगे तो कुछ चीजें हैं बोर्ड पे आई है, मैं उसको आपको सामने जिक्र करता हूं। जैसे आपने बांझपन सुना होगा, आसपास बांझपन देखा होगा। तो कुछ है जो आपने आसपास ऐसी महिलाएं देखी है जिसका जो जनन क्रिया नहीं कर पाती और जिसके कारण उनको बांझपन का शिकार हो जाती है। समाज कैसे ट्रीट करता है उनसे? भेद दृष्टि से उनको देखा जाता है, आज तो उनको अलग नजरिए से समाज में देखा जाता है। चलिए, आपने बोला कि हे दृष्टि से देखा जाता, अलग नजरिए से देखा जाता है। तो हमारा जो समाज है वो बांझपन को ट्रीट ऐसे करता है, समाज को लगता है कि महिलाएं दोषी है, महिला के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चा को जन्म दे सके। हमारा समाज हमेशा जनन प्रक्रिया को एक सामाजिक मुद्दा समझता है, न कि चिकित्सीय मुद्दा समझता है। और जिस दिन हमारा समाज डेवलप हो जाएगा, चिकित्सीय मुद्दा समझने लगेगा, तब ये स्थिति अच्छी होगी।
तो इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? तो एक लाइन में हम समझते हैं परिभाषा को। यदि कोई महिला शादीशुदा होने के बाद और उसकी इच्छा है कि गर्भ धारण करे और पुत्र हो या पुत्री हो, मतलब संतान को जनन कर सके, इच्छा के बावजूद यदि महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, गर्भाधारण नहीं हो पाता, इस कंडीशन को ही बांझपन, इनफर्टिलिटी कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा बात है। और समाज इसको हेय की दृष्टि से देखता है। समाज को लगता है कि महिला दोषी है। तो इस चीज को दूर करना है। इस वीडियो का एक नजरिया और है, मेरा पहलू है कि समाज में लोगों तक जाए, वो इस चीज को समझ पाए कि आखिर बांझपन का कारण क्या है। क्या सिर्फ महिलाएं दोषी हैं, पुरुष भी उसमें बराबर के भागीदार है? अच्छा, दोष क्यों समझे? क्यों ना समझे कि कुछ चिकित्सीय कमी है उसके अंदर, कोई समस्या है जिसका विज्ञान के पास उपाय है, या तो दवा से, या आईवीएफ से, या सरोगेसी से, या 3 पैंट्स बेबी से हल है माता बनने का। मां बन सकती है महिलाएं। तो समस्याओं का आज हम निराकार करेंगे, क्योंकि इसका घातक परिणाम है हमारी सोसाइटी में। आपने देखा होगा आसपास, कुछ ऐसा देखा आपने आसपास कि महिलाओं की स्थिति को बांझपन के कारण क्या झेलना पड़ता है? क्या बहुत सारी महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है? घर वालों से, घर वालों के द्वारा जी। कभी-कभी तो हस्बैंड दूसरी शादी पर उतर आते हैं। चलिए दूसरी शादी कर लेते हैं। चलिए, क्लास में आप ही लोग बता रहे हैं कि इसमें कंडीशन में क्या होता है कि घर में जो उनके बुजुर्ग हैं, वंश को बढ़ाने के लिए वो देखते हैं उनको इस इच्छा की ओर से। जब दादा बनने का, दादी बनने का, नाना बनने के, नानी बनने का, चाचा बनने का सपना साकार नहीं होता, बुआ बनने का सपना साकार नहीं होता, तो घर वाले महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इस महिला के कारण उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा। इसका परिणाम ये होता है कि महिला को छोड़ दिया जाता है, महिला को जलाकर मार दिया जाता है, महिला को पुरुष दूसरे विवाह कर लेते हैं। लेकिन समस्या को नहीं समझते, डॉक्टर की सलाह लेना नहीं समझते। इसका कारण है भारत में आज भी अशिक्षा, जो एजुकेशन रेट महिलाओं में या पुरुषों में बहुत कम है। वेस्ट साइड हम देखते हैं, यूरोप की तरफ देखते हैं तो एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा डेवलप्ड है, और वेस्ट साइड में अगर कोई महिला इनफर्टिलिटी होती है तो वो चिकित्सीय उपाय समझ करके इसका उपाय कर लेते हैं। लेकिन भारत में भी ये नहीं हो पाया। बिहार काफी पिछड़ा हुआ स्टेट है, शिक्षा में काफी नीचे, झारखंड शिक्षा में नीचे। हम उत्तर भारत के जो भी राज्यों को देखते हैं, एजुकेशन रेट काफी कम है, जिसके कारण यहाँ पे इसको हम चिकित्सीय उपाय नहीं समझ पा रहे हैं। मेडिकल टर्म में इस पे बात ही नहीं करते, लोग बात करने से कतराते हैं। तो इसको पे बात करना पड़ेगा, इस चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा और चीजों को आगे लेके चलना पड़ेगा। तो आज का वीडियो से शायद कुछ लोग देखें, जाने, समझे कि इसका उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे में, आज जो हमारा बात करना है, तो परिणाम तो काफी घातक घातक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन है क्या। पहले हम फर्टिलाइजेशन को अच्छे से देखेंगे। सिंपल सा फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। एक फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, येलो कलर कर देता हूं ज्यादा अच्छा दिखेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। मनुष्यों द्वारा जो निषेचन होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो होती है आंतरिक होती है, गर्भ के अंदर होती है। और जहां प्रक्रिया अंडे जहां बाहर निषेचित होते हैं उसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं। तो हमें एक्सटर्नल पे बातें करनी नहीं है, क्योंकि हम फिश है नहीं, हम जलीय जीव है नहीं, हम ह्यूमन है। तो हम आज फर्टिलाइजेशन का जो हमने उठाया बांझपन सोसाइटी का, तो हमें यहाँ पे बातें करनी है और इसके तहत हमें आगे चलना है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। एक मां बनने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो सोसाइटी में कैसे ये प्रक्रिया अपनाते हैं, कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले शादी होना, एक सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। विवाह एक संस्था के रूप में भारत में देखा जाता है। विवाह एक संस्था है और इस संस्था का सबसे मूलभूत आवश्यकता है या जो लक्ष्य है वो संतान की प्राप्ति है। तो जब 2 लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद दोनों में सहवास की प्रक्रिया होती है, यानी सेक्स की प्रक्रिया होती है।
सेक्स प्रक्रिया के बाद जो मनुष्य हैं, जो मेल हैं, वहां से स्पर्म निकल के महिला के वजीना के रास्ते वो जाता है अंदर। तो उस प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेल में जो स्पर्म का निर्माण होता है वो स्पर्म का निर्माण कहां होता है? शुक्राणुओं का। तो यहाँ पे एक पिक आपको दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पिक को मैं यहाँ पे येलो कलर ही लेता हूं, येलो कलर ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक, ये जो है हमारा, ये जो पिक है हमारा, इसको हम बोलते हैं टेस्टिस, दैट मीन्स अंडाशय। यहां पे मेल के इस पार्ट में स्पर्म का निर्माण होता है, और जब स्पर्म का यहां पे निर्माण होता है तो यहां से स्पर्म निकलकर एक प्रक्रिया आती है, और निकलकर जब उस प्रक्रिया के द्वारा इनके पेनिस के रास्ते स्पर्म बाहर आता है। और जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सहवास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो यही स्पर्म महिला में यहां से ये इंटर करती है। इंटर करने के बाद ये वजीना के रास्ते ये यूट्रस में जाती है। देखिए यूट्रस में रुकती नहीं, ये प्रक्रिया पूरा होने के लिए इसे जाना पड़ेगा कहां पे? इस प्लेस पे। अब हम समझते हैं इस प्लेस को क्या बोलते हैं। इसे हम फ्लोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। डिंब वाहिका नली, यहां पे आकर स्पर्म आया। यहां पे अब स्पर्म आया, इसके लिए एक प्रक्रिया से और हमें गुजरना होगा, क्योंकि एक और प्रक्रिया यहां पे है, काफी अच्छी प्रक्रिया, हम इसको देखते हैं। ये शायद आपको पिक में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखो तो आगे मैं बड़े पिक में इसको क्लियर करूंगा इस प्रक्रिया को। इसे हम बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर यहां पे ओवम का निर्माण होता है, जिसे अंडाशय बोलते हैं। जब अंडाशय का निर्माण होता है तो यहां से निकलकर फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते यहां पे आता है। यहां पे पहले से ओवरी मौजूद होता है, ओवम सॉरी मौजूद होता है, और जब यहां से स्पर्म आता है तो दोनों यहां पे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, निषेचन प्रक्रिया होती है। और निषेचन प्रक्रिया के बाद यहां पे एक चीज का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। हिंदी में से बोला जाता है युग्मनज। चलिए, तो सिंपल सा एक प्रक्रिया है, जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्लोपियन ट्यूब में डिंब वाहिका नली में मिलते हैं तो यहां से जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब डेवलप होता है, जब विकसित होता है, तो उसको भ्रूण बोलते हैं, यानी इम्ब्रियो बोलते हैं। और धीरे धीरे ये क्या होता है, जब इम्ब्रियो बन जाता है, धीरे धीरे इस रास्ते से धीरे 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 ये आकर यहाँ पे आकर जमा हो जाता है। इसे हम बोलते हैं यूट्रस। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है यूट्रस। यूट्रस में जमा हो गया और धीरे धीरे यहां से सेल डिवीजन होगा, जो हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ लिया था पूरी तरीके से। ये सेल डिवीजन के मैंने प्रक्रिया पढ़ाया था आपको। सेल डिवीजन होगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक बच्चा, पूरा प्रक्रिया रेडी होता है धीरे धीरे। और ये प्रक्रिया 9 मंथ तक चलता है, एक बच्चे का जन्म होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है कि बच्चे का जन्म होने का, हम जो एक नॉर्मल प्रक्रिया हम बात करते हैं, जो नॉर्मल प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल हमने बात किया। अगर यहां पे कोई समस्या आ जाए तो समस्या दोनों साइड से हो सकता है। एक साइड से हो सकता है, कहां से समस्या? मेल साइड से। और एक समस्या कहां से हो सकता है? फीमेल साइड से। तो हम ये दोनों समस्याओं पे बात करेंगे कि मेल साइड से क्या समस्या हो सकता है और फीमेल साइड से क्या समस्या हो। तो बड़ा सिंपल सा एक चीज है। मेल साइड में हम देखें कि क्या बना? स्पर्म। तो स्पर्म जो यहां से निकलता है, लगभग 30 करोड़ स्पर्म यहां से एक बार में निकलते हैं, और एक लंबी रेस, काफी स्पीड के साथ ये कहां पे जाते हैं? अंदर इंटरनल जाते हैं। अगर हम मान ले किसी मेल के अंदर स्पर्म की संख्या ही कम हो, स्पर्म काउंट डाउन क्या हो? कम हो, काउंट। तो दैट मीन्स स्पर्म कम होने के कारण ये स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक समस्या हो गया। या इस स्पर्म में फर्टिलाइजेशन करने का ताकत ना हो, स्पर्म की कुछ क्वालिटी में कमी हो, तो अगर पहुंच भी गई तो यहां पे फर्टिलाइजेशन वो कर नहीं पाएगी, तो फिर दोबारा समस्या है। तो मेल साइड से कई समस्या है। अगर स्पर्म की क्वालिटी ठीक ना हो, स्पर्म में कुछ कमी हो, तो दैट मीन्स वो महिला मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका जो मेल पार्टनर है उधर से कमी रह गई। अब मान लिया कि मेल साइड से कमी पूरी हो भी गई,
मेल साइड से सब चीज सही है। अब फीमेल साइड में जो ओवम बना, ओवम का निर्माण ना हो अंडे का, तो निषेचन नहीं हो। दूसरा चीज है, ओवम अगर बन भी गया तो ये इस नली में ना पहुंच पाए, फिलिपिन ट्यूब में यहां तक ना पहुंच पाए। दूसरा, थर्ड पॉइंट, या ओवम की क्वालिटी में कमी हो, जिस प्रकार स्पर्म की क्वालिटी में कमी थी, तो भी निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो बच्चा पैदा कैसे हो, बच्चे का पोषण कैसे होगा? तो जाइगोट नहीं बनेगा। सबसे पहला प्रक्रिया कि जाइगोट बनना चाहिए, तो जाइगोट बनने के लिए जो जो प्रक्रिया इसमें हो वो पूरा होना चाहिए, यहां पे नहीं हो रहा। एक चीज और हो सकता है, या तो फिलिपिन ट्यूब इधर से भी जाम हो और फिलिपिन ट्यूब इधर से भी जाम हो, तो फिलिपिन ट्यूब जाम होने की स्थिति में भी समस्या क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों साइड से अगर कुछ समस्याएं हो तो ये बच्चे को जन्म या बच्चा का पालन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर से हम देखते हैं इस प्रक्रिया को, एक बड़े पिक में मैं दिखा देता हूं आपको, शॉर्ट में एक रिवीजन करा देता हूं। स्पर्म जब यहां से एंटर किया, स्पर्म जब यहां से एंटर किया तो आपने देखा कि स्पर्म यहां से आकर के यहां पे आया, ठीक है। दूसरी चीज, यहां से ये ओवम यहां पे आया और फिलिपिन ट्यूब में आने के बाद दोनों यहां पे निषेचन किया, निषेचन करने के बाद ये क्या बना, जाइगोट बना। अब यही प्रक्रिया रुक गया, या तो मेल साइड के स्पर्म की कमी से या तो फीमेल साइड के इसके कमी से। अब साइंस ने देखा, साइंस ने इसको ऑब्जर्व किया, यदि ये फिलिपिन ट्यूब में कारगर नहीं हो रहा है और फिलिपिन यहां निषेचन नहीं हो पा रहा, तो यहां पे जो यूट्रस की प्रक्रिया है ये तो संपन्न हो ही नहीं पाएगी। अगर साइंस के पास है कि इसका यूट्रस सही है, महिला का सब कुछ सही है, प्रॉब्लम उधर से है, तो सबसे पहले मैंने दवाओं की बात की थी। तो दवाएं देखेगा कि मेल साइड को दवा चला दे, फीमेल को दवा दे दे, जो प्रजनन की दवाएं हैं, जो इनसे उनका स्पर्म ठीक हो जाए, स्पर्म काउंटडाउन ठीक हो जाए, ओवम ठीक हो जाए, फिलिपिन ट्यूब क्लियर हो जाए, तो दवाओं से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सारे जांच के बाद पता चला फिलिपिन ट्यूब ही खराब, वहां पे नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, या यूट्रस यहां से जाम है, कुछ यहां पे पहुंच ही नहीं पाए, इधर से पहुंच नहीं पाए, यहां से भी रास्ता बंद है। तो साइंस ने इसके लिए काफी चीजों को खोज की। क्या क्या चीज खोज की है हम यहां पे देखते हैं, साइंस ने क्या खोजा है। तो सबसे पहले मैंने इस प्रक्रिया को आपको समझा दिया, मेल साइड क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ साइंस ने इसकी खोज की, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। साइंस टेक के पास धीरे धीरे प्रक्रिया और बढ़ती जा रही है, खोज और बढ़ती जाएगी, समस्याएं देखिएगा। एक है पात्रे निषेचन, तो साइंस ने जिसे खोज की उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी इसको हम बोल सकते हैं ART। और ये सब जो चीजें हैं ये सब ART के अंतर्गत आती है। क्या आता है आपका, IVF, सरोगेसी, 3 पॉइंट्स बेबी। हम बारी बारी तीनों को पढ़ेंगे, तीनों का इतिहास जानेंगे। क्या भारत सरकार का कुछ कानून है इसके ऊपर, कुछ नियम है, हम सारे नियमों की चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे, सबसे पहले पात्रे निषेचन को समझेंगे कि पात्रे निषेचन है क्या, इस प्रक्रिया को समझेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहां पे। तो मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे आना चाहूंगा, एक व्हाइट बोर्ड पे आता हूं, हम देखते हैं थोड़ा सा यहां पे व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें। सपोज दैट हमने बात किया, सिंपल सा हमने बात किया पात्रे निषेचन, दैट मीन्स इन विट्रो, इसकी बात की। शायद ये पतला होगा पेन, मैं थोड़ा पेन को मोटा कर लेता हूं। पात्रे निषेचन की प्रक्रिया पे हम बात कर रहे हैं। पात्रे दैट मीन्स, इसका सिंपल सा मतलब हुआ बर्तन, बर्तन, बर्तन यानी इस प्रकार से कोई भी बर्तन, जैसे हम जानते हैं पढ़ाई हमने किया टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जो होता है एक बर्तन लेते हैं, और हमने क्या किया कि मेल जो दंपति माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, मेल के स्पर्म को हमने ले लिया, जो साइंस हमें बोलता है प्रणाली, और फीमेल का हम क्या लेंगे,
फीमेल का ओवम को हमने ले लिया, यानी अंडाणु को ले लिया, और यहां पे हमने ले लिया शुक्राणु को। ये दो चीज हमने ले लिया। अब क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, सपोज दैट ये है महिला का ओवम, और उसके बाद हमने क्या किया, पुरुष के स्पर्म को इसके अंदर निषेचित कराया। ये जो प्रक्रिया कहां होनी थी, फैलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिका नली में, लेकिन इस प्रक्रिया को हम कहां संपन्न करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब में जब संपन्न कराया, इस संपन्न होने के बाद क्या बनेगा, आप खुद बताइए, क्या वहां बनता, जाइगोट। जाइगोट बना, यानी युग्मनज। युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज आगे जाके डेवलप होकर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, यानी एम्ब्रियो का यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एम्ब्रियो का आपका यहाँ पे निर्माण होगा। अब एम्ब्रियो बना, डेट मीन्स जो प्रक्रिया डिंब वाहिका नली के खराब होने के कारण या कुछ कमी के कारण संपन्न नहीं हो पा रही थी, निषेचन नहीं हो पा रही थी, उस निषेचन को हमने प्रयोगशाला में करा दिया। कहां पे करा दिया, लेबोरेटरी में करा दिया। जब लेबोरेटरी में प्रक्रिया हो गई तो भ्रूण बन गया या जाइगोट बन गया। अब इसी को क्या करेंगे, महिला का यूट्रस तो ठीक है, गर्भाशय तो ठीक है, या डिंब वाहिका नली में निषेचन प्रक्रिया नहीं हो रही थी, डिंब वाहिका नली भी ठीक है। अब इसको अगला प्रोसेस हम जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे, उस महिला के डिंब वाहिका नली में या यूट्रस में इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को। अब क्या किया, जो भ्रूण बाहर में बना उस भ्रूण को हम क्या करेंगे, देखिएगा, उस भ्रूण को हम क्या करेंगे, डिंब वाहिका नली में यहां पे उसको जाइगोट को हम यहां पर रखेंगे। तो जाइगोट क्या बनेगा, भ्रूण, और यहां पे आ जाएगा। यदि वो ज्यादा विकसित हो गया तो उसको डायरेक्ट हम कहां पर रख देंगे, यूट्रस में। तो इसके लिए कुछ मापदंड है। मापदंड क्या है, देखिएगा। इसका एक मापदंड है 8 ब्लास्टोमेयर। कुछ साइज की बातें हम करते हैं, उसके अनुसार हम देखते हैं। तो अभी हमने इसी प्रक्रिया को देखा। देखिए किस प्रकार, ये टेस्ट ट्यूब है, यहां पे हमने किसको लिया, यहां पे ओवम को लिया, और ये शुक्राणु आया, एक शुक्राणु अंदर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये टोटल था। या अगर किसी फीमेल में कुछ कमी है या मेल में कमी है, किसी और का ओवम, किसी और का कुछ भी करके हम फर्टिलाइज करा सकते हैं, अलग प्रक्रिया। अब इसका फर्टिलाइजेशन कैसे कराते हैं, तो हम एक माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक के द्वारा कराते हैं। एक इंजेक्ट लेते हैं, इंजेक्शन में स्पर्म को डालते हैं, और वो क्या करते हैं, हम उसको अंदर डाल देते हैं, किसके, ओवम के अंदर। फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रक्रिया लेबोरेटरी में संपन्न हुआ, जो हमने बात किया था, पीक में भी देख सकते हैं आप इसको। अब क्या हुआ, इस प्रक्रिया के बाद सिंपल सा एक चीज यहां पे संपन्न हुआ, वो आप देखिएगा, बड़े संपन्न हुआ कि जाइगोट का निर्माण हो गया। ये क्या है आपका, यहां पे जाइगोट है, यहां पे जाइगोट का निर्माण हो गया। अगर जाइगोट का साइज 8 ब्लास्टोमेयर है और एक और साइज होता है 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर, दैट मीन्स ये भ्रूण है, और अगर इससे है तो इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इस समय हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट डिंब वाहिका स्थानांतरण या जिप्ट कहते हैं, क्योंकि इसको हम कहां पे प्रवेश कराते हैं, डिंब वाहिका नली में। हमने शुरुआत में बात किया था, जिप्ट पे बात करेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जिप्ट, जिप्ट क्या है, तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं जिप्ट क्या है। ये प्रोसेस जो शुरुआत हुआ वहां तक ला करके बता देना कि जिप्ट क्या है। अब जिप्ट को पूरा बोलते हैं जाइगोट इंफ्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहां तक की प्रक्रिया समझ में आ गई कि क्या होगा। अब यहां से भी क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा, जो निषेचन हो ही चुका था, तो यहां से धीरे धीरे भ्रूण बनेगा, भ्रूण बन के यूट्रस में जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां से सीधे अगर ये साइज का हो, 8 ब्लास्टोमेयर का हो, तो इसे हम सीधे गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि अब हमें फैलोपियन ट्यूब में डालने की जरूरत नहीं है, इसका विकास उतना हो चुका है। तो इससे को हम बोलते हैं IUT। क्या बोलते हैं, IUT, गर्भाशय हस्तांतरण, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर कहते हैं। तो यहां से एक और टॉपिक मिल गया हमें कि IUT किसे बोलते हैं और जिप्ट किसे बोलते हैं। तो जिप्ट एक प्रक्रिया है IVF की। अगर महिला के डिंब वाहिका नली में निषेचित जाइगोट को डालते हैं, दैट इज जिप्ट, और जब महिला के यूट्रस में हम भ्रूण को डालते हैं, IUT। ये चीज है। अब उसके उपरांत क्या होगा,
कि धीरे धीरे देखिए सेल डिवीजन के बाद बच्चा रेडी होते जाएगा, आंख मुंह नाक सब बनेगा और लास्ट में अंततः एक बेबी। अब ये तो डिपेंड होता है उसी समय जब फर्टिलाइजेशन जब कराया जा रहा था सेल में, सॉरी फर्टिलाइजेशन जब लैब में हुआ या डिंब वाहिका नली में, वहां पे सेक्स निर्धारण हो जाता है उसी फर्स्ट प्रक्रिया में। तो बेबी होगा या बेबी में मेल होगा या फीमेल होगा, वो प्रक्रिया अलग है, वो सब हम अलग से टॉपिक में बात करेंगे। तो आईवीएफ जो है, सिंपल सा हम समझे आईवीएफ को यहाँ पे कि आईवीएफ प्रक्रिया क्या है कि जो मेल और फीमेल के सहवास प्रक्रिया के बाद भी, मेल और फीमेल के सहवास प्रक्रिया के बाद भी किसी कारणवश फ्लोपियन ट्यूब में या तो स्पर्म और किसका ओवम का मिलन ना हो पाए या मिलन होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, उसका फर्टिलाइजेशन हम कहां कराते हैं? उसका फर्टिलाइजेशन हम कहां कराते हैं? तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। तो कई टेक्निक है, तो उसमें एक टेक्निक है माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक बोलते हैं इसको सिरिंज में डाल करके स्पर्म को डाल दिया, काम हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद डिंब वाहिका नली में प्रवेश करा दिया, 8 ब्लास्टोमेयर तक है, तो उससे ज्यादा तो कहां प्रवेश करा दिया? यूट्रस में। तो एक प्रक्रिया, आई थिंक मैंने बड़े सरल शब्दों में इस प्रक्रिया को आपको समझाया है। अब समाज हमारा क्या है? हमारा समाज इस प्रक्रिया को जानता नहीं है, तकलीफ होती है। जैसे अभी आप क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे, यहां से सिटी सेंटर नाम का एक जगह है, उसके अंदर सात्विक नाम का एक मेडिकल सेंटर है, जहां पे आईवीएफ के जरिए बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो सोसाइटी को जागरूक होना होगा। महिला को ताना देने से बेटर क्या है कि महिला को यथास्थिति बताइए, उसको इलाज बताइए, मेडिकल टर्म में उससे बातें कीजिए। या पुरुष को ताना देने से बेहतर है कि उसको मेडिकल टर्म बताइए, नहीं तो फिर समस्या हो। और आपको पता है सबसे ज्यादा ताना कौन मारती है? महिला ही महिला को ताना मारती है, उससे समाज में उसका जीना दुश्वार हो जाता है। यूरोप ऐसा देश है जहां पे लोग मेडिकल टर्म में बातें करते हैं, कहीं समस्या नहीं होती। तो इस चीज की खोज कहां हुई? तो यूरोप में हुआ। यूरोप में एक प्लेस है जिसे हम जानते हैं मैनचेस्टर के नाम से, लंदन में। लंदन में सबसे पहले 1978 में, ये पिक आप देख रहे हैं ना, एक बच्चा दिख रहा है आपको, इस बच्चे का नाम है लुइस ब्राउन। इस तकनीक से जन्म लेने वाले पहले बच्चे का नाम लुइस ब्राउन है। तो लुइस ब्राउन का जन्म हुआ और एक बहुत बड़े नए अध्याय की शुरुआत हुई कि जो महिलाएं मां नहीं बन सकती, जो पिता पुरुष नहीं बन सकता, उसके लिए तकनीक एक वरदान बनकर आया। जब वरदान बन के आया तो सोच सकते हैं कितना राहत मिला दुनिया को। और राहत देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट एडवर्ड। रॉबर्ट एडवर्ड ने इस प्रक्रिया को लाया, जिसके लिए उन्हें 2010 में सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज दिया गया। अब सोचिए, एक आईवीएफ ने जीवन को इतना बदल दिया कि महिलाएं मां बनने लगी। अब इसके उपरांत आता है सरोगेसी, इसके उपरांत आता है आपका 3 पैरेंट्स बेबी। तो आईवीएफ के बारे में एक मूवी आई थी गुड न्यूज, उसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर, उसमें काफी अच्छे से जिक्र किया गया, तो काफी अच्छे से चीजों को दिखाया है। तो जो भी चीजें हैं, मूवी है, समाज में कई चीजें यथा स्थिति को देखते हुए बनती है, समाज की प्रतिक्रिया को दिखाया है, कैसे तनाव में वो दंपति जीवन जी रहा था। एक सरदार जी के साथ भी है, वहां पे कुछ चेंजिंग हो जाती है, कॉमेडी के लिए बनाया गया, बट जो प्रक्रिया अपनाया गया, प्रक्रिया तो एकदम वास्तविकता है। तो वास्तविक प्रक्रिया को जानना है। जैसे सरोगेसी, शाहरुख खान का नाम सुना आपने, उनकी पत्नी गौरी, उनका एक बच्चा अब्राहम है, सरोगेसी की मदद से हुआ। तो हमारा अगला टॉपिक सरोगेसी है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 पैरेंट्स बेबी के ऊपर। तो 3 पैरेंट्स बेबी जो है, उसके जरिए जो मतलब वो गिफ्ट कहा जाता है, GIFT, गिफ्ट, वरदान, ना जिनके स्पर्म में क्वालिटी हो या जिस महिला का बिल्कुल एकदम ओवम बनता ही नहीं हो, तो फर्टिलाइजेशन वहां पे भी नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए 3 पैरेंट्स बेबी है। या और भी प्रक्रिया है, किसी महिला का माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ समस्या हो, बीमारी जा सकता है, जन्मजात बीमारी है, तो उसको दूर करने के लिए प्रक्रिया आई हुई। बिक्की डोनर जैसी मूवी बनी है, तो समझ में आता है वहां पे बिक्की डोनर मूवी का कीमत क्या है समाज के लिए, क्यों ऐसी मूवी बनाए जा रहे हैं।
तो साइंस पर आधारित मूवी को देखने से भी काफी समस्याएं हल होती है। तो आप जिसने भी वीडियो देखा, आप चाहते हैं कि आगे आप सरोगेसी जैसा वीडियो आपको मिले, 3 पॉइंट जैसा भी वीडियो मिले, तो वो वीडियो हमारा अगले पार्ट में आएगा। इसका चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और सिंपल सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो दूसरों से भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि समाज में आप किसी को अवगत करा सके कि सच्चाई क्या है बांझपन की। बांझपन किसी सिर्फ महिला का दोष नहीं है, बांझपन में दोनों बराबर के भागीदार हैं, या तो मेल साइड से भी हो सकता है या तो फीमेल साइड से भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इसको लोगों को समझाएं, दिखाएं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसको पढ़ाई के व्यू से देखें और समाज को एक नजरिए से देखें। हमेशा किसी भी टर्म को जहां पे समस्याएं हो, मेडिकल टर्म में आप देखें, चीजें काफी आसान होगी, बेहतर होगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूं, बाकी आगे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।